नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम जियोग्राफी का सेक्शन जो है आज हम डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 26 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं टाइम रिक्वायर्ड बाई मून लाइट टू रीच द अर्थ इज। बोलते हैं चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने के लिए कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है। वो लगता है 1.3 सेकेंड। पहले ध्यान रखिएगा कि ये सेकेंड है, कई बार मिनट में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो 1.3 सेकेंड जो है वो एग्जैक्टली लगते हैं। अगर आप मून के बारे में बात करेंगे, देखो पृथ्वी का जो है वो एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है मून। क्वेश्चन पूछ जाता है कि पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, तो वो है मून। ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि मून जो है अपनी एक्सिस की चारों तरफ रोटेट करने में कितना टाइम लेता है। ये अपने ये जो है ये 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स जो है वो टाइम लेता है अपनी एक्सिस में रोटेट करने के लिए। और जब हम मून को देखते हैं ना, तो हम अपनी अर्थ से मून का ओनली 59% सरफेस ही जो है वो देख पाते हैं। हम कंप्लीट मून नहीं देख पाते, ओनली 59% ही देख पाते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। मून का साइज जो है वो पृथ्वी के साइज के 1/4 है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और स्टडी ऑफ मून क्या कहते हैं इसको सेलिनोलॉजी कहते हैं। सेलिनोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ मून को कहते हैं। ये सब आप मून के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है फॉर अ सर्टेन प्लेस द GMT इज अहेड बाय 12 आवर्स दिस प्लेस इज लोकेटेड एट। बोलते हैं किसी एक निश्चित स्थान के लिए GMT जो है वो 12 घंटे से आगे होती है। यह स्थान स्थित है। ये स्थान कहाँ पर स्थित होता है, तो ये स्थान 180 डिग्री वेस्ट में जो है वो स्थित होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा GMT का पूरा नाम क्या होता है। GMT का पूरा नाम होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम इसका पूरा नाम होता है। एक GMT होता है, एक IST होता है। IST का पूरा नाम होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, हिंदी में इसको भारतीय मानक समय कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि भारतीय मानक समय जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे होता है, तो वो 5.30 आवर जो है वो आगे होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने आगे होता है GMT से। 5.30 आवर जो है ये आगे होता है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बने, इंपॉर्टेंट हैं, डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। 28 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच अकर मोर फ्रिक्वेंटली देन द अदर 3 इन इंडियन ओशन। तो बोलते हैं हिंद महासागर में कौन सा बाकी तीनों के तुलना में जो है वो बारंबार से होता है। तो अधिक कौन सा होता है इंडियन ओशन में। अगर आपको ध्यान हो तो इंडियन ओशन में साइक्लोन्स आते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। साइक्लोन्स इंडियन ओशंस में आते हैं। ये बहुत बार आपको रिवाइज करवाया गया है। ऑप्शन में हरिकेन दिया गया है। हरिकेन्स जो है वो कैरिबियन आइलैंड में जो है वो राइज होते हैं। ऑप्शन में टोरेंडोज दिया गया है, टॉर्नेडो दिया गया है ऑप्शन में। टॉर्नेडोज जो हैं वो कहाँ पर होते हैं, ये कोस्टल एरिया जो US का है वहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं। टाइफून्स की बात करें तो टाइफून्स जो है वो चाइना सी में जो है वो होते हैं। तो एक तरह से क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनको इंडियन ओशन में किस नाम से जाना जाता है। तो उनको इंडियन ओशन में साइक्लोन कहते हैं, इनको कैरिबियन सी में जो है वो हरिकेन्स कहते हैं। इनको जो है अगर हम बात करें साउथ चाइना सी की बात करें तो वहाँ पर टाइफून्स कहते हैं, और कोस्टल US की बात करें तो वहाँ पर टॉर्नेडोज कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बोलते हैं द लेंथ ऑफ स्वीज कैनाल इज अप्रोक्सीमेटली। जो स्वेज नहर है इसकी जो अनुमानित लंबाई है वो कितनी किलोमीटर है। तो अगर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे तो फाइनल आंसर की में इसको स्क्रैप कर दिया गया है। परंतु वैसे अगर हम बात जनरली करें कि कितनी इसकी जो है वो लेंथ है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 190 किलोमीटर के आसपास है। ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या बनता है, स्वीज कैनाल से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वीज कैनाल जो है वो कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ को जो है वो जोड़ती है, कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ को ये आपस में जोड़ती है। तो स्वीज कैनाल जो है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को जो है वो आपस में जोड़ती है। मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में ये जोड़ती है। 190 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इसकी लेंथ है। बस यहाँ से आप ये बेसिक क्वेश्चन याद रख लीजिए स्वीज कैनाल के बारे में, इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइम पहले आपने स्वीज कैनाल खबरों में भी पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक शिप जो था वो फंस गई थी, एक जहाज़ जो था यहाँ पर फंस गया था, तो इसीलिए ये उस टाइम खबरों में भी था। जब खबरों में था तो करंट अफेयर का भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, वो भी ध्यान रख लीजिए। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन।
बोलते हैं रबर प्लांटेशन आर लोकेटेड मोस्टली इन, तो रबर का जो प्लांटेशन होती है वो मुख्यतः कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर होती है मुख्यतः रबर की प्लांटेशन, ये केरला और कर्नाटका में होती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। रबर का आपने ये ध्यान रखना है कि रबर सबसे अधिक केरला में जो है वो प्रोडक्शन इसकी होती है। अब जब ये एक नेचुरल प्लांटेशन है तो ये कौन सी मिट्टी में जो है वो सबसे अच्छी उगती है, कौन सी सॉइल जो है इसके लिए सबसे अच्छी रहती है रबर प्लांटेशन के लिए, तो आपने ध्यान रखना है कि लेटराइट सॉइल जो है वो अच्छी मानी जाती है इसके लिए। कौन सी? लेटराइट सॉइल। ये आप सॉइल का भी ध्यान रख लीजिए। इसी तरह आपने ध्यान रखना है कि ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। और रबर का आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये जो नुमालीगढ़ तेल शोधन संयंत्र है ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी, तो अगर बात करेंगे नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी की तो ये असम में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब इंडिया में जो है वो अलग अलग ऑयल रिफाइनरीज जो है वो पड़ती हैं। असम की बात करें तो असम में दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी पड़ती है, गुवाहाटी ऑयल रिफाइनरी असम में पड़ती है। असम में जो है ये नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी जो है वो पड़ती है। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी कौन कौन सी हैं तो इम्पोर्टेंट जो है उनमें जमुनानगर ऑयल रिफाइनरी आती है, गुजरात में पड़ती है। कोची ऑयल रिफाइनरी आती है, केरला में पड़ती है। मैंगलोर ऑयल रिफाइनरी आती है, कर्नाटका में पड़ती है। प्रदीप ऑयल रिफाइनरी आती है, उड़ीसा में पड़ती है। एक ऑयल रिफाइनरी जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है वो कौन सी है? हल्दिया ऑयल रिफाइनरी। हल्दिया ऑयल रिफाइनरी जो है ये वेस्ट बंगाल में पड़ती है। मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ती है। और तातीपाका ऑयल रिफाइनरी ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और एक ब्राउनी ऑयल रिफाइनरी है ये बिहार में पड़ती है। तो ये ऑयल रिफाइनरीज आप ध्यान रखिए, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना आप रिवाइज करेंगे ना उतने लंबे टाइम तक चीज़ें आपको याद रहेंगी। 53 नंबर क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं ऑन विच प्लेनेट वाटर साइकिल इज अवेलेबल। बोलते हैं जल चक्कर जो है वो किस ग्रह में उपलब्ध है। अगर जल चक्कर की बात करें तो ये अर्थ अपने पृथ्वी में जो है वो उपलब्ध है जल चक्कर। वाटर साइकिल की बात करें तो क्या होता है इस वाटर साइकिल में? इसमें देखो सबसे पहले बादलों से बारिश आएगी तो धरती पर वो पानी स्टोर हो जाएगा। फिर सूरज चमकेगा, सूर्य से जो है वो उस पानी को इवेपोरेशन मिलेगी तो इवेपोरेट जो है वो पानी हो जाएगा। फिर से जाकर बादलों में जाकर पहुंच जाएगा और फिर से बारिश के रूप में जो है वो नीचे आएगा। तो इस तरह की साइकिल जो है ये चलती रहती है। इसको वाटर साइकिल जो है वो कहते हैं। पानी बादलों से आता है, पृथ्वी पर अलग अलग फॉर्म में इकट्ठा होता रहता है, फिर धीरे धीरे इवेपोरेट होता है और फिर उसी इवेपोरेशन से जो है वो बादल बनते हैं और फिर से बारिश होती है। और ये फिनोमेना सिर्फ हमारे पृथ्वी पर जो है वो अवेलेबल है, पृथ्वी पर जो है वो उपलब्ध है। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं डोलड्रम्स प्रेशर बेल्ट्स लाइज इन बिटवीन। डोलड्रम प्रेशर बेल्ट जो है वो किसके मध्य में होती हैं? तो ये 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ होती हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगर डोलड्रम्स की बात करें तो ये होता क्या है? डोलड्रम जो है वो लो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं नियर द इक्वेटर। ये आपने ध्यान रखना है। कई बार सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोलड्रम्स क्या है। डोलड्रम्स लो प्रेशर एरिया होता है, ये आप ध्यान रखिए। और नियर इक्वेटर होता है, वो भी आप ध्यान रखिए। अब डोलड्रम्स जो एरिया होता है यहाँ पर जो रेनफॉल होती है उसका नेचर किस तरह का होता है, वो किस तरह की रेनफॉल होती है? यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन जो है यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, बोलते हैं द मैरीन क्लिप्स आर फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू। समुद्री भृगु मुख्यतः किसके कारण बनते हैं? तो ये बनते हैं ओशियन करंट्स के कारण। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ओशियन करंट्स के बारे में भी डेफिनेटली आपने एग्जाम में एक नया क्वेश्चन जरूर देखा होगा। अगर हम बात करें ओशियन करंट्स की तो इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं? क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन सा करंट जो है वो वार्म है या फिर कोल्ड है। दो तरह के करंट होते हैं, एक वार्म ओशियन करंट होता है, एक कोल्ड ओशियन करंट होता है। अगर हम बात करें कि वार्म ओशियन करंट में कौन कौन से करंट आते हैं, तो वार्म ओशियन करंट में कुरोशियो करंट आता है, वार्म ओशियन करंट में फ्लोरिडा करंट आता है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम जो है ये भी वार्म ओशियन करंट में आता है। एक आपने ग्वीना करंट सुना होगा, ग्वीना करंट भी जो है वो वार्म ओशियन करंट में आता है। और अगर हम बात करें कोल्ड ओशियन करंट की तो कोल्ड ओशियन करंट में पेरू करंट आता है। पेरू करंट आपने सुना होगा, ये कोल्ड ओशियन करंट है। इसमें ओयोशियो करंट आता है, ये भी कोल्ड ओशियन करंट है। कैलिफोर्निया करंट आपने सुना होगा, ये भी कोल्ड ओशियन करंट है। तो ये आपने ध्यान रखना है कौन सा वार्म ओशियन करंट है, कौन सा कोल्ड ओशियन करंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं खासकर। और ये क्वेश्चन तो आपने ध्यान रखना ही है। मैरीन क्लिप्स आर फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू, तो ये ओशियन करंट से बनते हैं और ये दो टाइप के होते हैं, वार्म और कोल्ड।
अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ फर्टिलिटी एंड मॉइस्चर ऑफ सॉइल। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली जो है वो मृदा की उर्वरकता एवं आर्द्रता बचाने में सहायता नहीं करती है। इसमें होगा ऑप्शन डी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसका सही है। ये जो है वो जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी और मॉइस्चर को मेंटेन करने में हेल्प नहीं करती है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में भी अलग अलग क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉर्थन ईस्टर्न रीजन जो इंडिया का है वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है। वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जूम कहते हैं, जूमिंग कल्टीवेशन इसको कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि जूम कहाँ पर कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जूमिंग कहा जाता है। और ये कुछ इतना खास हेल्प नहीं करता सॉइल की फर्टिलिटी और मॉइस्चर को बनाए रखने में। इसमें क्या होता है, फसल इसमें जो है वो जगह चेंज कर करके जो है वो फार्मिंग की जाती है। ये पुराने मेथड है, अलग अलग जगह पर जो है इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर आर रेन फॉरेस्ट्स फाउंड। तो बोलते हैं कि वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं। वर्षा वन जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन में और वेस्टर्न घाट्स में जो है वो पाए जाते हैं। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्व हिमालय और पश्चिमी घाट में जो है वो रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यह आपने रेन फॉरेस्ट के बारे में ध्यान रखना है। अगर देखो हम नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पर जो बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन जो है वो हाई होती है और इसी कारण जो है वो रेन फॉरेस्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है कि क्यों यहाँ पर रेन फॉरेस्ट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। काफ़ी टाइम से हमने वीडियो के लास्ट में हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं, तो आज हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले टेस्ट सीरीज के बारे में जान लीजिए। अगर आप HPSSC क्लर्क सेक्रेटरी पोस्ट कोड 962 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको 10 फुल लाइन टेस्ट सीरीज, 5 HPGK के टेस्ट और प्रीवियस ईयर के 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये सारे के सारे जो है फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। जो प्रीवियस ईयर के 5 क्लर्क के पेपर होंगे इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले देखिए आप इंग्लिश का क्वेश्चन है, एंटोनियम ऑफ अलाइव पूछा गया है। तो अलाइव का एंटोनियम क्या होगा, इसका एंटोनियम जो है वो डेड होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं रॉन्गली स्पेल्ड। इनमें से किसकी जो है वो स्पेलिंग बिल्कुल गलत दी गई है। स्पेलिंग गलत दी गई है डिसीजन की। ऑप्शन डी जो है DICISION, ये स्पेलिंग जो है वो गलत दी गई है। तो फिर डिसीजन की सही स्पेलिंग क्या होती है, डिसीजन की सही स्पेलिंग होती है DECISION, ये डिसीजन की सही स्पेलिंग होती है। अगला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, ये है रन अवे फ्रॉम होम विद लवर। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एलॉप। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 1-2 बार अभी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, हो सकता है आगे पूछा जाए या ना पूछा जाए। अगला है द एग्जामिनी कुड गेस द आंसर करेक्टली। तो 35 में क्या होगा, 35 में होगा ऑप्शन डी, एग्जामिनी कुड गैस एट द आंसर करेक्टली। एट होगा यहाँ पर, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ तो डाउट मत रखिएगा। अगला है आपके पास हिंदी का क्वेश्चन, बोलते हैं इत्यादि का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इत्यादि का संधि विच्छेद ऑप्शन ए होगा, इति प्लस आदि, इस तरह से इसका संधि विच्छेद जो है वो होगा। अगला है समास। शरणागत में बोलते हैं कौन सा समास है। शरणागत में अगर आप समास की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो है वो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास जो है वो शरणागत में आएगा। तत्पुरुष में शरणागत समास जो है वो आता है। शरणागत में जो है तत्पुरुष समास आता है। तत्पुरुष समास के और भी एग्जाम्पल आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए अगर आपको पता है, क्योंकि बहुत बार तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और अगर अभी तक आप हमारे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च करना @allexam31। 21,000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आने वाले हर एक एग्जाम में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।